जीवन में बड़ा जरूरी है विश्वास का होना, अपनों पे और अपने पे भी। और यदि इस विश्वास की डोर बस थोड़ी सी मजबूत हो तो बनती है ढेर सारी कहानियां, संघर्ष की, सफलता की, प्रेरणा की। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज मिलिए मधुबनी जिले के डीएम श्री शीर्षत कपिल अशोक से। इनसे बातचीत कर रहे हैं रणधीर ठाकुर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, मानवता सबसे बड़ा धर्म है और जो इंसान मानवता के लिए काम करे वो महापुरुष। हमारे बीच कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो मानवता की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। आज इनसे मिलिए कि इस भाग में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही व्यक्ति से करवा रहे हैं। 2011 में आईएएस जैसे कठिन परीक्षा को पास कर इन्होंने समाज सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। पटना में कभी म्युनिसिपल कमिश्नर बनके, कभी मधुबनी जिला में जिलाधिकारी बनके ये फील्ड में अधिकतर रहने वाले ऑफिसर के रूप में जाने लगे। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मधुबनी जिला के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक से। धन्यवाद और सबको नमस्कार भी। सबसे पहले कुछ शब्दों में अपने बारे में बताइए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आपने जो हमको आमंत्रित किया, मैं दरभंगा आकाशवाणी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम है शीर्षत कपिल अशोक। एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ महाराष्ट्र के सांगली जिले में, एक मीरज करके टाउन है उससे, और वहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, ट्रेडिशनल जो हमारा बिजनेस है। फादर BSNL में सर्विस करते थे एज ए जूनियर इंजीनियर। उसके बाद जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा हुई है सातारा जिले में, वहाँ पे कोरेगांव करके एक अंचल था, ब्लॉक था, वहाँ पे हुई है। उसके बाद सातारा में ही हमारा 12th हो गया, इंटर हो गया। उसके बाद बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हमने महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी अहमदनगर जो शिरडी के बगल में है वहाँ से हमने किया। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जो है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली पूसा से की है। और उसके बाद कुछ दिन हम बैंक में भी जॉब किए थे एज एन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। और उसके बाद सिविल सर्विसेज के अटेम्प्ट्स दिए एंड देन आई एम हियर विद यू। आपने सर एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग की और उसके बाद बैंक पे भी एग्रीकल्चर फील्ड को स्पेशलाइज करके आपने जॉब किया। आमतौर पर हम जब बड़े होते रहते हैं तो हम सपने देखने शुरू कर देते हैं। कपिल जी की आंखों में कब आया कि आईएएस बनना है? ये बचपन से ऐसा कुछ शौक था या बैंक ज्वाइन करने के बाद ये शौक आया? कब आपके मन में आया कि अपने आप को समर्पित कर देना है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए? एक्चुअली अट्रैक्शन तो बचपन से था, लेकिन कभी ऐसे नहीं लगता था कि हम क्वालिफाई कर पाएंगे। जब बैंक हमने एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हमने ज्वाइन किया उस समय मेरा पोस्टिंग हो गया था लीड बैंक में। और लीड बैंक में जो डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान हम बनाते हैं उसका इनॉग्रेशन करते हैं जिला पदाधिकारी। और उस समय फर्स्ट टाइम हमको नजदीकिया और जिला पदाधिकारी के जो एक दायित्व है डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान बनाना, उसको रिलीज करना, वो पता चला। उस समय लगा कि नहीं, ये एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसको हम चुनेंगे तो जनता के लिए हम कुछ सेवा दे सकते हैं। सेकंड चीज मन में ये थी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा जो है अपने आप में देश की सर्वप्रथम संस्था है कृषि के क्षेत्र में। तो वहां भी ये कल्चर था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिया जाए। ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज में जाते हैं या एग्रीकल्चर फॉरेस्ट सर्विसेज में जाते हैं उसमें से। तो देन लगा कि क्यों नहीं हम भी एक अटेम्प्ट लिया जाए और इस परीक्षा के लिए तैयारी की जाए, जिससे जो है हम जनता के लिए या जो देश की प्राथमिकता है उसके लिए अपना योगदान दे सकें। 2011 में आपने आईएएस की परीक्षा पास की। आज लगभग 7-8 साल हो चुके हैं। अभी तक आपका सफर कैसा रहा? बहुत ही अच्छा सफर रहा है और मैं जीवन को इस सर्विस में बहुत ही एंजॉय करता हूँ। साथ ही अपने आप को धन्य भी मानता हूँ कि मेरा ज्यादातर समय नॉर्थ बिहार में व्यतीत हुआ है, गंगा के नॉर्थ में व्यतीत हुआ है, मिथिला में व्यतीत हुआ है, जहाँ पे सही मायने में हम देखा जाए तो सर्विस टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो गांधी जी का सपना था वो करने का एक मौका मिलता है। तो निश्चित ही बहुत ही अच्छा हम ये 8 साल का सफर मानते हैं। इस 8 साल के सफर में दायित्व बहुत बदलते रहते हैं। जॉब रोटेशन ऑल्सो मेक्स यू वेरी एनरिच इन योर एक्सपीरियंस ऑल्सो इन योर डिलीवरी ऑल्सो।
तो हम बहुत ही खुशनसीब समझते हैं कि हर 2 साल में मेरा जॉब बदल रहा है और हर 2 साल में एक नई अपॉर्चुनिटी और नया दायित्व मिल रहा है जिससे समाज की हम सेवा कर सकें। इस 8 साल में बहुत सारे आपके जीवन में चुनौतीपूर्ण समय आया होगा, तो आपको इस 8 सालों में सबसे चुनौतीपूर्ण जो आपके समक्ष कोई समस्या आई या कुछ लोग कभी ऐसे मिले होंगे आपको, आप अभी जिलाधिकारी हैं, इससे पहले आप पटना में म्युनिसिपल कमिश्नर थे, तो कुछ वो शेयर करना चाहेंगे कि सबसे चुनौतीपूर्ण फेज कौन सा रहा आपके लिए या चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा रहा आपके लिए? निश्चित ही सबसे चुनौतीपूर्ण जो कार्यकाल मेरे जीवन में 2 मैंने देखे हैं। एक तो मैंने प्रोबेशन के समय में देखा है और दूसरा पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जब बिल्डिंग विजिलेंस केसेस की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में होती थी उस समय में। तो पहला जो कि ये था, यहाँ पे आपने सुना होगा कि 2012 में एक घटना घटी थी जिसमें कलेक्ट्रेट का कुछ अंश, एसडीओ ऑफिस, हमारे कुछ ब्लॉक्स, अंचल्स और डीसीएलआर का ऑफिस आगजनी के शिकार हो गए थे। जस्ट एक मिसकंसेप्शन था कि एक लड़के की हत्या हो गई है, एक बिहेडेड लाश मिली थी, बट ऑल ऑफ द सडन एक ये सब हो जाने के नेक्स्ट डे लड़का जीवित मिला। प्रशांत नाम था उसका एंड एक लड़की थी। तो एक कंट्रोवर्सी हुई थी, एक अफवाह थी और जिसके चलते एक विधि व्यवस्था की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई थी। वो एक आई ओपनर था कि कैसे मॉब को लोग मिसलीड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों व्यक्ति जिंदा थे, लाइव थे, फिर भी जो है कुछ लोगों ने मिसलीड करके प्रशासन के इंस्टीट्यूट्स को डिस्टर्ब किया। एक लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से एक लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे प्रोबेशन के समय में ही। दूसरा जो इंसिडेंस हुआ था कि पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देन म्युनिसिपल कमिश्नर थे कुलदीप सर हमारे, उनके द्वारा बिल्डिंग के जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है उसके अगेंस्ट में आदेश पारित किए गए थे। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन करना था और हाईकोर्ट में भी, ऑनरेबल हाईकोर्ट में भी इस संदर्भ में सुनवाई होती थी। तो काफी विवाद होते रहता था, काफी विरोध भी झेलना पड़ता था, क्योंकि अतिक्रमण हटाना और वो भी बिल्डर्स को टेक ऑन करना, तो उस समय में भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा था। और निगम का कार्य थोड़ा सा अलग होता है। पटना का बोर्ड जो है बिहार का सबसे बड़ा बोर्ड होता है और उसको फेस करना, कई बार वहाँ के माननीय मेयर साहब के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशंस वगैरह आए थे, तो काफी विवाद होते रहता था हमेशा। तो प्रत्यक्षदर्शी से वो विवाद हैंडल करना, एक अपने आप में जनप्रतिनिधियों से कैसे डील करना है, इसके लिए एक अच्छा हमको सीखने का मौका वहां पे मिला। स्मार्ट सिटी पटना हट गया था स्मार्ट सिटी केस में, तो बहुत सारा इश्यू हो गया। तो पटना क्यों हट गया? सिर्फ नालंदा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया और भागलपुर का सिलेक्शन हो गया, 3 शहरों का। पटना के लिए एक चांस दिया गया था 3rd राउंड में, तो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क दिया था कि उसका ड्राफ्ट प्रपोजल बनाने का। तो स्मार्ट सिटी का वो प्लान जो बनाए थे वो सिलेक्ट हो गया। पटना वाज आल्सो इंक्लूडेड इन द लास्ट लेग। उसके बाद प्रकाश पर्व जो आया था गुरु गोविंद सिंह जयंती के समय में, तो सारा जिम्मेवारी वहाँ का जो था प्रकाश पर्व का, वहाँ का ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, लाइट्स, वहाँ की सफाई, वो सारा चीज़ का नोडल भी जिम्मेवारी थी। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी उसको अप्रिशिएट किया गया, एक प्रशस्ति पत्र भी राज्य सरकार के द्वारा उसको मिला। बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन में भी वर्ल्ड यूथ डे को राज्य सरकार से पुरस्कृत किया गया। अभी बाल विवाह एवं दहेज मुक्ति का जो कैंपेन हो रहा था, तो उसमें मधुबनी जिला वासियों को बहुत ही अच्छा उन्होंने सहयोग किया और इस सामाजिक पहल के लिए मधुबनी जिले को भी यहाँ पे शिक्षा विभाग और बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो है पुरस्कृत किया गया। एक अटल मिथिला सम्मान है, वो भी दिल्ली में ऑनरेबल हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है भारत सरकार के, उनके द्वारा दिया गया है। खेल में बहुत सारे मेडल्स प्राप्त हुए हैं। तो यही है कि कुछ अचीवमेंट्स है। एकेडमिक फील्ड में भी टॉपर तो नहीं रहता था, लेकिन पहले 10 में तो रहता था, वो भी एक अच्छा फील होता है कभी कभी। तो जो भी कुछ है बस लोगों के बदौलत है, टीम वर्क है, इसके कारण है। कभी ऐसा भी फेज आया जब चुनौतीपूर्ण समय से आप गुजरे कि आपके मन में आया कि क्यों चूज किया मैंने आईएएस? नहीं, ऐसा नहीं आया। उसका हमको आंसर मिल गया, क्यों चूज किया इसका आंसर मिल गया कि इस सर्विस में क्या है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बल्कि जितने चैलेंजेस आपको मिलते हैं उससे आप अच्छे ही बनते जाते हैं। लाइफ विदाउट चैलेंजेस मेक्स मैन ऑफ नो यूज। जिसके सामने चैलेंजेस है वही आगे बढ़ता है। तो इस सर्विसेज में जो चैलेंजेस मिलते गए उससे कुछ सीखने को मिला और वो आगे आने वाले समय में, जैसे अभी प्रेजेंटली जिला पदाधिकारी मधुबनी के तौर पर कार्य करते वक्त भी उसका हमको काफी लाभ प्राप्त होता है। जैसे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और आप अभी जिलाधिकारी हैं, और
हमारा जो देश है हम सभी जानते हैं, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री वो भी कहते हैं, हमारा जो देश है एक कृषि प्रधान देश है और पीपल द सोल ऑफ इंडिया लाइज इन विलेजेस। तो आपकी पढ़ाई का कितना एडवांटेज मिलता है जिलाधिकारी के रूप में, और आप मतलब किस तरह से उसे प्रयोग में लाते हैं अभी जो आपने बीटेक किया, एमएससी किया? जो आपने कहा कि एग्रीकल्चर इज अ सोल ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ इन इंडिया। एक संस्कृति है और एग्रीकल्चर के अगल बगल ही सारे हमारे त्योहार घूमते हैं और उससे जुड़े हुए हैं। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा कि अराउंड 80% हमारा पॉपुलेशन एंगेज है एग्रीकल्चर में, और उसमें भी ज्यादा से ज्यादा स्मॉल एंड मार्जिनल जिनकी लैंड होल्डिंग कैपेसिटी कम है। तो एज जिला पदाधिकारी हम जब भी यहाँ पे कार्य करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेजर टारगेट ग्रुप है कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है खेती से। जैसे मधुबनी में ही देखा जाएगा तो किसी के पोखरा है, किसी का धान का खेती है, रबी में भी गेहूं लेते हैं, कुछ समर क्रॉप्स भी लेते हैं। तो एक इंटरवेंशन जो है, बिकॉज बीइंग एग्रीकल्चर इंजीनियर ग्रेजुएट, हम आसानी से कर सकते हैं। जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का भी जो सपना है कि मेकिंग द डबल द इनकम ऑफ द फार्मर्स, वो आसानी से हम अचीव कर सकते हैं प्रोवाइडेड जो एग्रीकल्चर इंटरवेंशंस। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मेरा बैकग्राउंड है, तो अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स का कस्टम हायरिंग एक योजना है जिसमें एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, उसको सब्सिडाइज रेट्स में जीविका के ग्रुप्स हो या इंडिविजुअल फार्मर्स हो उनको हम देते हैं। उसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड है जिससे लोन इंटरवेंशन की तरफ से हम जो किसानों को सक्षम बना सकते हैं। फसल बीमा योजना भी आई है सहकारिता विभाग की। उसके अलावा ग्रीन हाउस, पॉली हाउस टेक्निक्स है, प्रेशराइज इरिगेशन सिस्टम से बहुत सारे चीजें जो सीखी हुई है, एक्चुअल में उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है ये पता चल जाता है। अभी देखिए यहाँ पे मखाना रिसर्च इंस्टीट्यूट है दरभंगा और मधुबनी के बॉर्डर पे। लास्ट कृषि टास्क फोर्स की बैठक हमने वहीं पे की। वी टेक द जो मखाना उत्पादक हमारे साथ में हम लेके गए थे, वहां के जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट थे उनके साथ चर्चा की, प्लॉट का भी ऑब्जर्वेशन किया। तो एक यहाँ इतने नजदीक हमारे यहाँ पे अगर नेशनल रिसर्च सेंटर है और उसका अगर हम लाभ नहीं ले पा रहे तो ये बात ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें पता चलती है बीइंग एन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट। तो कैसे हम किसान लैब टू लैंड का जो गैप है वो ब्रिज कर सके, तो सीधे हम बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है मखाना में और डिस्कशंस विद द एक्सपर्ट्स, तो ये गैप ब्रिज करने में बैकग्राउंड का बहुत उपयोग होता है। और जिला पदाधिकारी होने के नाते बहुत सारे डिपार्टमेंट्स पे कंट्रोल भी रहता है, तो किसानों की जीवन कैसे बेहतर हो सके इसमें भी काफी हमको मदद जो बैकग्राउंड है उसकी मिल जाती है। आपको फील्ड में रहने वाला ऑफिसर के रूप में जिला में सभी लोग जानते हैं, हमें ये पता चला। तो उसका क्या कंसेप्ट है, आप ज्यादातर समय फील्ड में क्यों बिताते हैं? उससे एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलता है, सीखने को ज्यादा मिलता है और लोगों के बीच रहने पे और आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस और काम करने की प्रेरणा अधिक मिलती है। इसमें फील्ड में रहने का उद्देश्य ये है कि आपने देखा होगा कि जब लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हम जाते हैं तो वहां पे हमारे डायरेक्टर्स हो या अभी रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी जो इंटरेक्शन ऑफिसर ट्रेनिंग्स के साथ हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि फाइल जो आपका रूटीन वर्क है उससे थोड़ा सा हट के आप सोचिए, थोड़ा सा हट के करने के प्रयास कीजिए। और जब फील्ड में जाते हैं तब हमको पता चलता है कि जो हम डिसीजन लेते हैं उसका इम्पैक्ट क्या है। सो बहुत बार आपको ऑब्जर्वेशन ये हो जाएगा कि बहुत सारी चीजें ठीक से नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल सोशल सिक्योरिटी में पेंशन हमने इतने इतने दिए, ये बहुत बार हम क्लेम करते हैं, धरातल पे हम जाते हैं तो पता चलता है कि लाभुक को पेंशन नहीं मिलता है। तो कारण क्या है, फिर आप उसको ढूंढने को जाते हैं तो बहुत बार अकाउंट नंबर में गड़बड़ी है, ई लाभार्थी पोर्टल पे उसका ठीक से अपडेशन नहीं हुआ, ब्लॉक नहीं किया गया है, वहां से राशि का रिलीज नहीं हुआ है स्टेट हेडक्वार्टर से। तो क्योंकि जब तक हम उसको फॉलो अप मैकेनिज्म नहीं लेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। यही मेन पर्पस है फील्ड पे जाने का। और दूसरी की जनता की रिएक्शंस क्या है, लोगों को क्या अपेक्षा है, ये भी जब तक आप फील्ड में नहीं जाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो मधुबनी जिले के लोगों की अपेक्षाएं अलग हो सकती है, दरभंगा की अलग हो सकती है। तो जिला प्रशासक को हमेशा जो है लोगों के साथ ही रहना है, क्योंकि संवैधानिक जो ढांचा है ये लोकतंत्र का हमारा ढांचा है जिसके ऊपर हम सारे लोग काम करते हैं, जिसके आलोक में। तो उसको पूर्ण करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि फील्ड में जाना, लोगों से मिलना, और अल्टीमेट एम जिला प्रशासक का तो लोगों के चेहरे पे जो खुशी है वही देखना होता है। तो इसीलिए हम फील्ड में ज्यादा रहते हैं।
कपिल जी का आइडियल कौन है? हम सभी एक आइडियल को लेके आगे बढ़ते हैं, तो आपका जीवन में आपने किसे आइडियल माना है, किसे सोच आप आगे बढ़ते हैं? अगर आपको कभी भी किसी चीज से जब आप थक हार जाते हैं तो किसे याद करते हैं? आइडियल मॉडर्न हिस्ट्री में तो महात्मा गांधी जी है, बिकॉज जिस पद्धति से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया कि किसी अपेक्षा के बिना, और दूसरे का दर्द ही जो समझता है, वो एक उत्तम उदाहरण थे कि दूसरों के दर्द उन्होंने समझा, और जो भी कार्य किए उन्होंने लोगों के लिए, उससे कभी फल की अपेक्षा नहीं की। और बहुत सारे संदेश उनके हैं, ट्रूथ इज लाइफ, जो हम कर रहे हैं वो अपने आप में पहले लाइए, जो आप बोल रहे हैं वो अपने आप में, तो उनका जीवन ही लोगों के लिए संदेश था, और वो दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड राष्ट्रपिता। तो महात्मा गांधी जी को हमेशा याद करते थे, और उनका जो तलिस्मान है कि जब भी आप कभी दुख में रहते हैं तो आप ये सोचिए कि सबसे दुखी कौन है इस पृथ्वी पर, अगर उसका चेहरा आप याद करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका दुख बहुत कम है। तो हमेशा उन्हीं को हम याद करते हैं ऐसे समय में। जिलाधिकारी कपिल खाली समय में कैसे समय बिताते हैं? उनको खाली समय मिलता भी है कि नहीं, और अगर मिलता है तो वो खाली समय में क्या करते हैं? खाली समय मिलता है, और इस खाली समय में परिवार को समय देना होता है। एक छोटा बेटा है 4 साल का, धर्मपत्नी है, उनको समय देते हैं, और दूरभाष पे जो है घर में, क्योंकि माता पिता अकेले रहते हैं तो उनसे भी बात करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। खाली समय में खेल एक पसंदीदा क्षेत्र है मेरा, और कला का भी एक पसंदीदा क्षेत्र है। तो इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे हमारा संपर्क रहता है, उसमें सहभाग भी लेते हैं, तो समय अच्छी तरीके से बीत जाता है और मन भी फ्रेश हो जाता है। हॉबी क्या है आपकी? खेलना मेरी हॉबी है, और उसमें भी फील्ड गेम्स जो है वो ज्यादातर। तो कुछ खेल से जुड़ी यादें हैं आपके जहन में जो आप हमारे शायद कुछ हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे? क्योंकि हॉबी है आपने और तब हमेशा से खेलते आए होंगे, आप बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी खेल से। हाँ, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। प्रारंभिक शिक्षण जो हुआ था, क्योंकि सरकारी स्कूल में ही हुआ था, तो ज्यादा वहाँ पे, और ग्रामीण एरिया था, तो उस समय उतना डेवलपमेंट भी नहीं था, और लोगों का एटीट्यूड भी खेल के प्रति उतना पॉजिटिव नहीं था। तो शुरुआत हमने खो खो और कबड्डी से किया, और 6th स्टैंडर्ड तक बस यही 2 गेम हम खेलते थे। जब सतारा में हम आए, सतारा इज अ डिस्ट्रिक्ट प्लेस, तो वहाँ पे बैडमिंटन और फुटबॉल का थोड़ा एक्सपोजर मिला, और वहाँ पे यूनिवर्सिटी वगैरह बैडमिंटन में रिप्रेजेंट किए थे। और उसके बाद कॉलेज में बीटेक में आएंगे तो फुटबॉल और क्रिकेट का थोड़ा सा फीवर आ गया उस समय, उसमें एंजॉय करने लगे। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी में भी हम यूनिवर्सिटी के बन गए थे, टीम्स ले जाना। एथलेटिक्स भी पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छा पिकअप कर लिया, और रिसेंटली अभी फुल मैराथन गोवा में भी पार्टिसिपेट किए थे, पटना हाफ मैराथन भी दौड़ लेते। एक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का भी एक शौक जुड़ गया है। अभी लग रहा है लेकिन कि खेल में विकास होना चाहिए, कि लोगों को ये इंडिया में हो कि रियलाइज होना चाहिए कि स्पोर्ट्स एज एन करियर भी हम सोच सकते हैं, और उसके लिए कैसे प्रयास करें। तो बहुत सारे उपक्रम यहाँ पे मधुबनी में, जैसे खेल भवन फर्स्ट इन बिहार जो सैंक्शन हुआ सहरसा और मधुबनी के लिए हुआ। जैसे गवर्नमेंट का सर्कुलर आया, हमने 3 दिन में जमीन उपलब्ध करा दिया था। यहाँ का हमारा विवादित मधुबनी स्टेडियम का भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो मामला था, तो एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक आदेश हमको देना था, वो अध्ययन करके दे दिया, उसको कोर्ट ने स्टैंड बाय कर लिया है, तो वो मामला भी अभी सॉल्व हो रहा है। तो यादें तो बहुत सारी है, और खेल क्योंकि जीवन में एक चीज अच्छी सिखाता है आपको कि हारने के बाद भी कैसे खुश रहा जाए, तो ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिला प्रशासक के तौर पे भी हमको बहुत मदद उससे मिलती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो चाहते हैं वो नहीं होता है, तो खेल से यही हम सीखते हैं। अगर आपके पर्सनैलिटी का कोई एक भाग जो आज तक कभी लोगों ने नहीं देखा होगा या जाना नहीं होगा, वो हमें अगर आप बताना चाहे तो वो कौन सा होगा? कभी कभी मतलब अभी तो वो आदत छूट गई है कि एक जमाने में कॉलेज टाइम में जो है हम कविताएं भी करते थे, वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन कभी मौका आएगा तो जरूर सुनाएंगे। तो आज हमारे जितने श्रोते हैं उनको एक चीज तो जरूर पता चल गई कि जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं वो कवि भी है, तो हम आपसे 2 पंक्तियां तो पक्का सुनना चाहेंगे, और आज ही वो मौका क्यों नहीं, 2 पंक्तियां सुनाइए, कभी आपने लिखा हो या किसी कवि की ही अपने शब्दों में। मराठी में ही बोलूंगा, क्योंकि ज्यादातर मराठी में ही करता था। तू माझ्यासाठी मी तुझ्यासाठी, तू जिथे जाईल तिथं मी येईन, तू घेऊन तर जा, बघ तुला कळेल की तुझ्यासाठी मी किती तैयार आहे। दिस इज मराठी, मैं मीनिंग हिंदी में भी श्रोताओं को बताना चाहूंगा। इट्स डेडिकेटेड टू बाय बेटर हाफ, कि
तू आणि मी जेव्हा एकत्र जाईन तेव्हा तुला कळून येईल की मी तुझ्यासाठी काय करू शकतो किंवा है। इट्स जस्ट एक्सटेम्पोर कविता है, तो वैसे तो बहुत सारी कविता है होती है। वही मैंने कहा कि कॉलेज के समय में ज्यादा ये कवि बनने का शौक भी था और लेखनी उस समय चलती थी, अब थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन निश्चित ही उसको टेकअप करेंगे। और हमारे सभी श्रोता भी जरूर चाहेंगे कि फ्यूचर में उनको अपने जिलाधिकारी महोदय के स्वर में कविता सुनने को जरूर मिले और आप इसे जरूर कीजिएगा। सबसे मुश्किल रोल क्या है? आप पिता हैं, आप बेटे हैं, आप हस्बैंड हैं, आप जिलाधिकारी हैं, इस सब में सबसे मुश्किल रोल आपको क्या लगता है? अभी तो मुझे रोल, एक पिता का रोल सबसे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे पिता लोगों ने, मदर फादर है, उन्होंने कितना कष्ट ये किया है। जब मैं मेरे बेटे को डिसिप्लिन लाने की बात करता हूँ, उसको कुछ पढ़ाना, सुंदर हस्ताक्षर उसके कैसे हो जाए, उसका सुंदर स्वर कैसे हो जाए, उसका उच्चारण ठीक हो, ये सब चीजें देखता हूँ, उसके हैबिट्स, वो बीमार जब पड़ता हूँ तो पेन्स जो होते हैं और वो मैं देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि निश्चित ही पेरेंटिंग इज वेरी डिफिकल्ट और उसको मेहनत है। जो हम कहते हैं कि सारे मतलब हैट्स ऑफ टू ऑल वीमेन जो बच्चों को पढ़ाती है, सारे मदर्स को नमस्कार, क्योंकि बहुत टफ हमको लगता है, बहुत ही चीजें उसने सीखने लायक भी है। तो यही मेरा इस पे ओपिनियन है। जिलाधिकारी के तौर पे काम करते वक्त एक न्यूट्रलिटी के साथ आप काम करते हैं और सबको आपके पास एक व्यवस्था रहती है, पदाधिकारी भी रहते हैं आपके पास, तो निश्चित ही एक सिस्टम होने के चलते आप डिलीवरी कर सकते हैं। टफ सिचुएशन भी आती है तो हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जब इमोशंस की बात आती है और वो भी ऐसा छोटा बच्चा की जिसको आपको समझाना है, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट वर्क आई थिंक। तो पिता का रोल आपको सबसे टफ लगता है अभी, लेकिन इट्स एंजॉयबल आल्सो, बहुत अच्छा भी है, टफ बट एंजॉय। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं सर आपके? क्या सोचते हैं आप? फ्यूचर आपने कैसे परसीव किया है, खुद को कैसे परसीव किया है, देश को कैसे देखते हैं, उसमें आपका क्या रोल होगा? अभी आप बिहार, आप ये मधुबनी जिला में हैं, बिहार को कैसे देखते हैं आप? बिहार आगे आने वाले समय में जो है ह्यूमन रिसोर्स का कैपिटल होगा भारत का, और कला का भी ये राज्य जो है राजधानी बनेगा। मैं तो वो कहता हूँ कि इस बार भी जब ऑनरेबल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आए तो मैंने कहा कि सर मेरा मधुबनी जो है ये आर्ट कैपिटल है, मधुबनी इंडिया का। रीजन बीइंग आप देख लीजिए, मधुबनी पेंटिंग के लिए हमारे यहाँ लगभग 45,000 रजिस्टर्ड आर्टिजन्स है, उसके ट्रिपल टाइम्स मेरे पास आर्टिजन्स है जो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। सिक्की हो, सुजनी हो, टेराकोटा हो, पेपर मेशी हो, कौन सा कास्ट शिल्प हो, कौन सा ऐसा आर्ट नहीं है वो यहाँ पे नहीं होता है, सारे आर्ट्स यहाँ पे मौजूद है। सेकंड चीज कि हम यूथ पॉपुलेशन है बिहार, तो बिहार का यूथ पॉपुलेशन बहुत ही स्किल्ड है और उसमें अनस्किल्ड लोग भी है। लेकिन अभी जो देश की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, जिसको हम कहते हैं कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, इन सब में अनस्किल्ड बट द बेस्ट लेबर दिया जाता है बिहार के द्वारा। ये बिहार का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया के जीडीपी को अपलिफ्ट करने के लिए। ब्यूरोक्रेसी में भी हम देखते हैं कि बिहार के ही लोग हैं। फॉर एग्जांपल अभी गुजरात में आप देखेंगे, दो देयर इज अ कंट्रोवर्सी बट देयर चीफ सेक्रेटरी एंड डीजीपी इज फ्रॉम बिहार। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे लोग सब जगह पे है। दिस इज द बिहार स्ट्रेंथ, ह्यूमन रिसोर्स इज द बिहार स्ट्रेंथ। मैं अपने आप को ये देखता हूँ, अभी तो जिला पदाधिकारी के तौर पे काम कर रहा हूँ, तो मधुबनी के कुछ अपने चैलेंजेस है और मधुबनी के कुछ अपने स्ट्रेंथ्स भी है। जब हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो स्ट्रेंथ्स में वही है कि बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ इंडिया आर फ्रॉम मधुबनी। एक एक गांव से हमारे यहाँ 5-5 पद्मश्री भी है। तो इन सब को प्रमोट करना, मिथिला पेंटिंग के लिए अभी तत्काल जो है हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे सैंक्शन हुए हैं, फॉर्मेलिटी बाकी है सैंक्शन लेटर आने का। हमारा अररिया संग्राम में दिल्ली हाट के तर्ज पे NH पे अर्बन हाट आ रहा है, जो फर्स्ट इन बिहार या कह सकते हैं हम नॉर्थ इंडिया जो है पहला कलाग्राम जो है जितवारपुर, वो सैंक्शन हो रहा है। हमारे यहाँ पे अर्बन रिसोर्स सेंटर कला के लिए स्थापन हो रहा है, अर्बन एम्पोरिया स्थापन हो रहा है। उपेंद्र महारथी चित्रकला संस्थान के द्वारा 2 कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर्स 1.25 करोड़ के जो है हम लोगों को दिए गए हैं। जिला पदाधिकारी को उसको नॉमिनेट किया है। बिहार सरकार का मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ में आ रहा है, जिसके 40 करोड़ की लागत है। उस टेंडर फ्लोट हो गया, उसका रिक्रूटमेंट भी आचार्य लोगों का हमने कर लिया है। सर्टिफिकेट कोर्स जो है 6 महीने का, उसके लिए विद्यार्थियों का चयन हो गया। अब डिग्री कोर्स भी हमने उसमें शुरू किया है। आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से उसका हमारा एफिलिएशन है, तो फुल टाइम डिग्री कोर्स इन 8 हम अब लोगों को देने जा रहे हैं। जो
कला शिक्षक है पूरे इंडिया में, अगर यहाँ से हमारे डिग्री लेंगे स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से, उनको निश्चित ही बहुत लाभ हो। तो कला एक ऐसा क्षेत्र है, और इसमें एक देखेंगे तो विमेन एम्पावरमेंट का बहुत जबरदस्त स्कोप है, और निश्चित ही यहाँ से काफी महिलाएं इसमें एंगेज हो रहे हैं और उनका रिनोवेशन बढ़ रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में एक मेला आयोजित किया था पटना में, तो उसमें डिजाइनर क्लोथ्स पे मधुबनी पेंटिंग आया था। मुंबई में भी फैशन शो में ये हो रहा है। रीजनल जितने भी हमारे स्टेट्स है वहां पे भी अभी मधुबनी साड़ीज आपको इजीली अवेलेबल हो रही हैं। इसमें हमारा रेलवे स्टेशन आपको, जहाँ पे आपने देखा हो कि वंस अपॉन अ टाइम काफी पीछे रहता था स्वच्छता में, अभी सेकंड रैंक पे आ गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं कला के क्षेत्र में, मधुबनी काफी आगे जा रहा है। सेकंड चीज यहाँ पे जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मखाना में मिल रहा है। मखाना इज अ लो फैट फूड। बहुत सारे स्टेट्स हो, इंटरनेशनली भी हो, मखाना का डिमांड बहुत बढ़ रहा है। जब हम मखाना रिसर्च इंस्टीट्यूट में गए थे तो वहां बात हुई, तो ये मखाना का भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मधुबनी को ही मिलने जा रहा है, ये भी उन्होंने बताया। तो देखिए हमारे लिए गौरव की बात है। तो यहाँ से अगर हम सप्लाई चेन मेंटेन रखेंगे तो निश्चित ही किसानों को बहुत अच्छा मखाना का रिनोवेशन मिलेगा। इनलैंड फिशरीज की सबसे ज्यादा पोखर जो है बिहार में अगर कहीं है तो मधुबनी में है। मधुबनी ज्योग्राफिकली भी काफी बड़ा जिला है, 2 लोकसभा भी यहाँ पे है, तो वहाँ पे इनलैंड फिशरीज का काफी अच्छा, बहुत अच्छी फिश यहाँ की मानी जाती है, जिसका टेस्ट अलग रहता है मधुबनी के फिश का, लोग कहते हैं। तो वो भी एक अच्छा ऑक्यूपेशन है। धान की बेटर वैरायटीज यहाँ पे अभी मिल रही है, और इसमें भी जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे भी फ्लड रेजिस्टेंट वैरायटीज स्वर्णा वगैरह इस टाइप से हमने इंट्रोड्यूस भी किए, और लोग अभी इसको एक्सेप्ट भी करने लगे हैं। तो मधुबनी को हम इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रो फूड प्रोसेसिंग यहाँ पे आएंगे। एक करियर की तरफ से अगर देखना चाहेंगे तो जब तक जिला पदाधिकारी के तौर पे है तो अच्छा काम करना है, और जहां भी जाएंगे तो निश्चित ही अच्छा काम करते रहेंगे। लेकिन एक इच्छा जरूर है कि खेल के क्षेत्र में निश्चित योगदान दिया जाए, क्योंकि हम बहुत ही बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। लोक संख्या के मामले में, ह्यूमन रिसोर्स के मामले में हम काफी आगे है। यूथ पॉपुलेशन वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज से परसेंटेज वाइज देखा जाएगा तो ज्यादा है, लेकिन हम ओलंपिक्स का टेबल देखते हैं या किसी भी इंटरनेशनल मेडल का टेबल देखते हैं तो उस अपेक्षा से, उस रेशियो से मेडल्स नहीं मिलते। दो ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स सेक्टर रिफॉर्म्स आवश्यक है। स्पोर्ट्स इसलिए भी एक संस्कृति का या जीवन का अविभाज्य घटक होना चाहिए क्योंकि वो हेल्थ मेंटेन कर रहा है। आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोगों अभी जो ऑक्यूपेशनल डिसीजेस हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, बीपी के शिकार हो रहा है, हार्ट अटैक्स आ रहा है, कैंसर हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करना, हेल्थ के प्रति जागरूकता लाना, ये भी एक एम है। तो लॉन्गर टर्म्स में हम उसको इस तरीके से देखते हैं कि इस क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले आपने कहा था वुमेन एम्पावरमेंट। अगर हम एक किसी इंसान के बारे में जानना चाहें, उसकी कहानी के बारे में जानना चाहें, तो जब तक हम उनके बेटर हाफ के बारे में नहीं कुछ पूछेंगे या समझेंगे तो शायद वो कहानी बिल्कुल अधूरी ही रहेगी। तो कुछ अपने बेटर हाफ के बारे में बताइए, कैसे वो आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता होगा, टफ एक जॉब है आपका, कैसे वो आपको कोऑर्डिनेट करती है, कैसे वो आपको हेल्प करती है? देखिए, मेरी बेटर हाफ एक्चुअल में बेटर हाफ है, क्योंकि उसके बिना जीवन अधूरा भी है। और क्योंकि जब आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जिला पदाधिकारी के तौर पे, तो निश्चित ही बहुत कम समय आप घर में दे पाते हैं। तो घर का सारा देखना, जिम्मेवारी के साथ उसको निभाना, ये सारी चीजें उसके द्वारा की जाती है। और बीइंग एंड वेरी लर्नेड लेडी, तेजस्विनी है उसका नाम। सी इज ऑल्सो एग्रीकल्चर इंजीनियर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियर। एमटेक भी उन्होंने किया है, सी गॉट द जिंदाल अवार्ड। एमटेक बेंगलोर GKVK से उसको गोल्ड मेडल भी है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में उसने PhD भी किया। पूसा दिल्ली का भी गोल्ड मेडल है उसके पास, PM अवार्ड भी है, इंटरनेशनल पेपर्स भी एग्रीकल्चर में है, CSIR फेलोशिप है, नेट क्वालिफाइड है। मतलब एजुकेशन के सारे आयाम उसने पूर्ण किया है। वन ऑफ द टॉपर अभी तक, सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज उसी का ये है। तो सारी चीजें हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट सी एडजस्टेड टू द एनवायरनमेंट। अभी क्योंकि बच्चा छोटा है तो उसके देखभाल के लिए अपना टाइम डिवोट कर रहे। वही मैं कह रहा, पूर्व में भी दोहराया, एक माता बनना या पिता बनना, इट्स आई फील कि वो बहुत टफ जॉब होता है, क्योंकि आप एक सेक्रीफाइस करते हैं आपके करियर का हो या आपकी इच्छाओं का, आकांक्षाओं का, जो आपके बहुत
ये रहते किसी दूसरे के लिए, तो दैट्स द थिंग। और वो कर रही है अच्छी तरीके से, और बहुत ही मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी धर्मपत्नी मिली। कभी बाढ़ के समय में नौका पे आप इनको देखेंगे लोगों के साथ चलते हुए, कभी लोगों के साथ बैठ के खाते हुए, उन्हीं के साथ रहते हुए, और कभी मधुबनी पेंटिंग के बारे में बात करते हुए। ये थे आज हमारे साथ मधुबनी जिला के जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक। अंत में जाते जाते कुछ संदेश देना चाहेंगे आप अपने जिले के लोगों को, कुछ यूथ्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि देश के लिए या किसी भी चीज के लिए? यूथ्स के लिए यही संदेश है कि दिस इज अ टाइम टू लर्न। मिस्टेक्स भी हो जाएंगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन सीखते रहना चाहिए। जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे होंगे, तो संगीत हो, कला हो, एकेडमिक्स हो, प्रशासन हो, उसमें परफेक्शन लाइए। स्किल्ड होना बहुत आवश्यक है यूथ के लिए। टेम्परामेंट मेंटेन कीजिए, वैल्यूज जरूर जतन कीजिए। वैल्यू बेस्ड सिटीजन हमको चाहिए, और यूथ हमको पोटेंशियल है, हमको रियलाइज कि यूथ में वो पोटेंशियल है कि वो कुछ भी चीज कर सकते हैं, बस उनको जगने की आवश्यकता है। एंड स्वामी विवेकानंद जी को कोट मैं जरूर करूंगा, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल योर गोल इज रीच्ड। और बाकी आम जनता के लिए तो बस यही संदेश रहेगा। थैंक्स टू मिथिला, आपने बहुत कोऑपरेशन दिया। थैंक्स टू बिहार। देखिए, हम गरीब जरूर है, लेकिन हम सबसे खुश लोग हैं, ठीक है। तो यही एक कारण है कि सुसाइडल टेंडेंसीज बिहार में बहुत कम है। बहुत सारे डेवलप्ड स्टेट्स है, वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रॉस्परस है, सारी चीजें हैं, लेकिन फार्मर्स आर डूइंग सुसाइड्स, वो बिहार में नहीं है। तो ये जो स्ट्रेंथ है बिहार का, खुश रहने का, तो हमेशा चेहरे पे स्माइल होना चाहिए और दिल में खुशी होनी चाहिए। लाइफ इज मींट फॉर हैप्पीनेस। खुश रहिए, यही मेरा लोगों को संदेश है। हमारे देश में बहुत सारे युवक होते हैं जो सपना लेके आंखों में चलते हैं IAS बनने का, IPS बनने का। वो गोल को अचीव करने के लिए उन्हें जो पहला स्टेप लेना चाहिए, वो कैसा लेना चाहिए और आगे कैसे बढ़ना चाहिए? पहला स्टेप तो यही है कि विश्वास, अपने आप को विश्वास रखना है कि हमको ये करना है। और करते वक्त कोई भी चीज, गोल जो होता है उसके लिए एक डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है, एक जर्नी होती है। तो पढ़ाई, अभ्यास करना है, वो कोई भी क्षेत्र, IAS हो या IPS हो, ये एक सरकारी सेवाएं हैं तो बहुत अच्छी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर सेवा, वो हर जॉब अच्छा है जो मन से किया जाता है, एक्सेल होके किया जाता है, उत्कृष्ट होके किया है। फॉर एग्जाम्पल, वो पत्रकारिता भी हो सकती है, वो पॉलिटिक्स भी हो सकता है, वो कला का क्षेत्र भी हो सकता है, खेल का क्षेत्र भी हो सकता है। तो हर चीज में जो है आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो जैसे अगर IAS और IPS को ही आपको चुनना है, तो अभ्यास करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप इज कि टू गेट द बुक्स। चेयर पे बैठिए, टेबल सामने रखिए, किताब खोलिए और पढ़ते रहिए। अपने आप को कम इवेल्युएट किए, मतलब एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो हमको कृति में उसको कन्वर्ट करना है। बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, सपने लेकिन बहुत सारे हमारे पूरे इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हम उसको एफर्ट्स का साथ नहीं देते। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी जो भी गोल आपने चुना होगा लाइफ का, उसमें एक्शन में कन्वर्ट कीजिए। कोई भी चीज आप जितना रिपीट करेंगे उतना आप एक्सेल होते जाएंगे। तो अभ्यास करते रहिए, निश्चित ही आप अपना गोल प्राप्त करेंगे। मंजिलें आसान हो ही जाती है, बस इरादों के सफर में थकना नहीं हमें। ये थे हमारे साथ आज मधुबनी जिले के जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने जीवन की कहानी इतने सहज अंदाज में हमारे श्रोताओं को बताया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनसे मिलिए का ये अंक बस यहीं तक। मुझे यानी विनीत कुमार ठाकुर को चलने की अनुमति दीजिए। अगले अंक तक के लिए नमस्कार।